Good morning, sir. Good morning, ji. So, we were discussing about scientific conduct, scientific misconduct in research ethics. Okay, let me share my screen. So I request you all to kindly turn off your mic. So I believe my screen is visible. So अभी तक हमने scientific conduct, scientific misconduct, research integrity, intellectual honesty. So these were the topic which we discussed. Okay. Previous class में we discussed what are the ethics in what intellectual honesty and research integrity is. Okay. So scientific conduct क्या होना चाहिए? Ethics क्या है with respect to science and research? We discussed everything. Okay. Today we will discuss some other ethical practices. Just a second, I have to take this call. Okay, so we will discuss what are other ethical practices in unethical practices in research. कौन सी और unethical practices हो सकती हैं या होती हैं scientific research में. Okay, तो सबसे पहले है it is related to authorship misconduct. ठीक है, जैसे ghost authorship है. Okay, so ghost authorship means it means omitting from author list researcher who have made significant intellectual contribution. जिस किसी रिसर्चर ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ओके, एंड उसका नाम ही हम हटा रहे हैं, ठीक है, अपने रिसर्च पेपर से, अपनी साइंटिफिक रिसर्च से. दैट इज कॉल्ड गोस्ट ऑथरशिप. ओके, फिर उसके बाद आता है गिफ्ट ऑथरशिप. गिफ्ट ऑथरशिप मीन्स इट इंक्लूड we include name of individual in the author list who did not contribute meaningfully. उन्होंने कोई contribution नहीं किया है. हो सकता है ऐसे भाईबंदी में हमने नाम डाल दिया, जैसे कोई हमारा सीनियर कलीग है, ओके, उसका नाम हमने डाल लिया. ओके, उसका नाम क्यों डाल लिया? आउट ऑफ प्रेस्टीज. ओके, सो दैट हम थोड़ा उसको रिगार्ड दे दें, हाँ, बता दें कि आई हैव टेकन केयर ऑफ आपका थोड़ा नाम डाल दिया हमने. ओके, सो दैट पर्सनल म्यूचुअल बेनिफिट्स जो हैं वो बने रहे. ओके, तीसरा है अनएथिकल जो ऑथर मिसकंडक्ट है, वो है
that is duplicate publication. Duplicate publication means publishing same finding in multiple journal without disclosure. डिस्क्लोजर हम करेंगे नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, सेम फाइंडिंग हमने अलग अलग जर्नल्स में डाल दी, ठीक है। एबीडीसी लिस्ट है जर्नल्स की, उसमें अलग अलग जर्नल्स हैं, वहाँ पे मैंने एक पेपर अपना डाल दिया, ठीक है। 5-6 जर्नल सॉर्ट आउट किए, हर एक जर्नल में सेम पेपर भेज दिया, सेम फाइंडिंग्स हमने भेज दी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट पब्लिकेशन। ओके, सो बेसिकली जो आपका ICMJE, दैट इज इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, ठीक है, एक कमिटी है जो कि जिनका रिलेशन पर्टिकुलरली मेडिकल जर्नल से है। व्हाट दे डू इज दे रिक्वायर दैट ऑल द ऑथर्स हैव, 4-5 चीजें बताई उन्होंने। दे मस्ट हैव सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू कंसेप्शन, ठीक है। उन किसी ने कंसेप्ट अगर दिया है, रिसर्च पेपर अगर कुछ लिख रहे हैं, कुछ साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, सो उसका अगर किसी ने कंसेप्ट दिया हुआ है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। किसी ने डेटा गैदर करने में, डेटा को एनालाइज करने में, ठीक है, रिसर्च को डिजाइन करने में हेल्प किया है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, तो उनका नाम जरूर आएगा, ठीक है। पहला तो है कि सब्सटेंशियल अगर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कंसेप्शन, डिजाइन और डेटा। दूसरा है इफ दे हेल्प इन ड्राफ्टिंग और क्रिटिकली रिवाइजिंग द वर्क, ठीक है। आप, मैंने पेपर लिख दिया, ठीक है, और मेरा फ्रेंड है, आई नो दैट ही इज गुड विद रीडिंग एंड रिव्यूइंग, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज करेगा वो मेरे पेपर को, आई नो दैट। मैंने उसको पेपर दे दिया एंड आई मस्ट गिव अ ड्यू एट्रीब्यूशन टू हिम, ठीक है। मुझे उस चीज़ को एक्नॉलेज करना होगा, ठीक है, तो उसका नाम भी पेपर में आएगा, ठीक है, इफ ही हैज हेल्प इन क्रिटिकली रिवाइजिंग माय वर्क। तीसरा, अप्रूव द फाइनल वर्जन, ठीक है। अगर किसी ने फाइनल वर्जन को अप्रूव किया है, ठीक है, अप्रूव कैसे होगा, थॉरो रीडिंग के थ्रू, ठीक है, प्रॉपर्ली पढ़ा हो उसको, और कुछ अगर कंट्रीब्यूशन और उसने अगर डालनी हो, कुछ एडिशन हो सकता है, कुछ डिडक्शन हो सकता है पेपर में, तो भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है वो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो उस इंसान का नाम भी डाला जाएगा रिसर्च पेपर में। एंड फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, ठीक है। टोटली अकाउंटेबल है, जो भी हमने काम किया है, जो भी रिसर्च की है हमने, जो भी काम किया है पेपर पेपर पब्लिकेशन में या अपने रिसर्च पब्लिकेशन में, उसके लिए वो अकाउंटेबल होगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच ऑथर विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द ऑथर साइड्स, ठीक है। जो भी ऑथर्स हैं पेपर लिखने वाले, साइंटिफिक रिसर्च करने वाले या रिसर्च करने वाले, उनकी तरफ से दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड एज पर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, ICMJE। ओके, दीज आर द एथिकल प्रैक्टिस कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब अभी तक हमने देखा अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। पहला घोस्ट ऑथरशिप था, दूसरा था गिफ्ट और कर्टेसी ऑथरशिप, तीसरा डुप्लीकेट पब्लिकेशन। फिर आता है आपका डेटा रिलेटेड मॉल प्रैक्टिसेस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन अनएथिकल प्रैक्टिस इन साइंटिफिक रिसर्च। सो डेटा रिलेटेड मॉल प्रैक्टिसेस में क्या हो सकता है, फर्स्ट इज सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। ओके, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग या चेरी पिकिंग कहते हैं इसको। चेरी पिकिंग मीन्स चीज़ों को चुनना, ठीक है। मीन्स हम फेवरेबल जो रिजल्ट है, वी आर हाईलाइटिंग दोज रिजल्ट ओनली, while we are hiding the negative or null outcomes, ठीक है। if there are some negative outcomes or null outcomes, कोई रिजल्ट नहीं आया, that is called null outcome, ठीक है। कोई नेगेटिव रिजल्ट आया, that is called negative outcome. So what we are doing, we are not picking those results, okay, but ethically क्या है, we have to reveal everything, whether it's you know uh, जो भी डेटा से रिलेटेड फाइंडिंग्स आई हैं, जो भी रिसर्च से रिलेटेड फाइंडिंग आई है, वी हैव टू रिवील एवरीथिंग। बट सिलेक्टिव रिपोर्टिंग या चेरी पिकिंग में क्या है, हम सिर्फ फेवरेबल रिजल्ट को पिक कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज डेटा ड्रेजिंग। डेटा ड्रेजिंग या इसको बोलते हैं पी हैकिंग। पी हैकिंग या डेटा ड्रेजिंग मीन्स running multiple statistical test until a significant p value appear. p value basically जब आप आगे क्या कहते हैं, टेस्ट वगैरह लगाएंगे, वहाँ पे पी वैल्यूज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पी वैल्यू होती है जो कि पर्टिकुलर डेटा, इतना डेटा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इतना पी वैल्यू जो है एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो तब हम रिजल्ट हम दिखा सकते हैं, अदरवाइज अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट होते हैं, वो उससे कम अगर वैल्यू आ रही है तो
व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पी हैकिंग, ओके, वी आर डेटा ड्रेजिंग। हम तब तक टेस्ट रन करते जा रहे हैं जब तक हमारे पास हम जो चाहते हैं वो वाली पी वैल्यू ना आए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटा ड्रेजिंग, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, हार्किंग, हाइपोथेसाइजिंग आफ्टर रिजल्ट्स आर नोन, ठीक है। हार्किंग मतलब HARKING मींस हाइपोथेसाइजिंग आफ्टर रिजल्ट्स आर नोन। सो हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस पहले बनती है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस, वी हैव टू डिसअप्रूव और प्रूव, किसके बेसिस पे, जो हमारे पास डेटा है, जो हम टेस्ट लगाएंगे, जो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, उसके बेसिस पे हमने पहले से हाइपोथेसिस बना के रखी है, उसको हमें प्रूव करना होता है। बट क्या हो रहा है, हम रिजल्ट्स वगैरह निकाल रहे हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस जो है वो लिख रहे हैं, हाइपोथेसिस उसके बाद बना रहे हैं। सो दैट इज टोटली अनएथिकल प्रैक्टिस, ठीक है। हमें हाइपोथेसिस पहले बनानी है, उसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। उसको हमें राइट या रॉन्ग जो भी रिजल्ट के अकॉर्डिंग आएगा वो हमें देखना है, ठीक है। वी हैव टू जस्ट चेक जो भी हमारी हाइपोथेसिस हमने बनाई है क्या वो अप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। बट क्या कर रहे हैं हम, बाद में हाइपोथेसिस बना रहे हैं, जो हमने पूरा डेटा हमने लगा लिया, रिजल्ट्स फाइंड आउट कर दिए, उसके बाद जस्ट टू फेवर आवर रिजल्ट्स, ठीक है। सो दिस प्रैक्टिस मस्ट नॉट बी डन, ओके। फिर आता है आपका अनडिस्क्लोज एक्सक्लूजन ऑफ आउटलायर्स, ठीक है। Undisclosed exclusion of outliers means we are removing data points that complicate the narrative without statistical or methodological justification. अगर कुछ आउटलायर्स हैं तो हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि वाई वी आर रिमूविंग दोज आउटलायर्स, ठीक है। विदाउट गिविंग द प्रॉपर जस्टिफिकेशन और without giving the proper justification backed by our own statistical method, we cannot remove those outliers, ठीक है। until and unless जरूरी है और साइंटिफिकली हम उसको बैक कर रहे हैं, मैथोडोलॉजिकली हम उसको बैक कर रहे हैं कि हाँ इनको रिमूव करना जरूरी है, तब तक है हम आउटलायर्स को रिमूव नहीं कर सकते, ओके। फिर आता है नेक्स्ट अनएथिकल प्रैक्टिस इन साइंटिफिक मिसकंडक्ट इज डेटा डेटा रिलेटेड मॉल प्रैक्टिस हो गया, रिव्यू एंड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट हो सकते हैं। अब रिव्यू एंड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट में क्या क्या आता है, मींस पीयर रिव्यू फ्रॉड होता है। सबसे पहले पीयर रिव्यू फ्रॉड मींस वी आर सबमिटिंग फेक रिव्यूअर सजेशंस, ठीक है। होता क्या है कि हम कोई किसी भी किसी भी बंदे का नाम उठा के डाल दे रहे हैं, ठीक है। रिव्यूअर क्या होना चाहिए, ही मस्ट हैव अ साउंड नेम, ठीक है। रियल उसका नाम क्या है प्रॉपर होना, सॉरी, जो रिव्यूअर है पहले तो वो टोटली एनोनिमस होता है, ठीक है। मींस वी मस्ट नॉट नो कि रिव्यूअर कौन है, ठीक है। और रिव्यूअर कौन होना चाहिए, बहुत बड़ा नाम होना चाहिए, ओके। मींस उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ही मस्ट हैव द नॉलेज, ठीक है। रिक्वायर्ड नॉलेज होना चाहिए कि रिव्यू कैसे करना है, ठीक है। रिव्यूअर हम जैसे लोगों में से ही आगे रिव्यूअर्स बनते हैं, ठीक है। आप पीएचडी कर रहे हैं, उसके बाद अब पीएचडी करने के बाद आप बहुत सालों का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप भी रिव्यूअर बन जाओगे, ठीक है। मींस आप प्रॉपरली उस बैकग्राउंड से आते हो, आपने रिसर्च की हुई है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, तो आपकी एक क्या कहते हैं ऑथेंटिसिटी बनती है। बट पीयर रिव्यू फ्रॉड में क्या होता है, हम किसी भी आदमी का नाम डाल दे रहे हैं, ठीक है। उसको रिव्यू करना आता नहीं है, ठीक है। उसका नाम सबमिट कर दे रहे हैं, उसकी ईमेल आईडी सबमिट कर दे रहे हैं, ठीक है। So that is what peer review fraud is. So we are submitting fake reviewer suggestions with real sounding name, but fake email address is controlled by the author. ठीक है, नाम तो रियल होगा, ठीक है। हमें नाम अगर सर्च करने जाएंगे उस आदमी का तो दिख जाएगा कि हाँ ये बहुत बड़ा नाम है, बट क्या है ईमेल आईडी क्या है, गलत होगी। ईमेल आईडी कौन दे रहा है, ऑथर दे रहा है, ठीक है, या फिर जर्नल्स के जो ओनर हैं वो दे रहे हैं। दूसरी चीज, ब्रीच ऑफ peer review confidentiality. Breach of peer review confidentiality means sharing manuscript or review content with unauthorized party, ठीक है। unauthorized party है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, अपनी manuscript यानी कि रिसर्च पेपर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या कंटेंट जो है रिव्यू करने के लिए उसके आदमी के साथ शेयर कर रहे हैं। दे आर टोटली unauthorized parties, but what we are doing, we are sharing manuscript with them. थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन रिव्यू, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिव्यू में क्या है कि दिस मीन्स रिव्यूइंग सबमिशन फॉर कोलैबोरेशन
competitors or personal acquaintance without declaring the relationship. Basically हम क्या कर रहे हैं, हम you know कंट्रीब्यूटर्स जो हैं उनसे सबमिशन ले रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे सबमिशन ले रहे हैं, ठीक है, उनसे हमारा कुछ पर्सनल रिलेशनशिप है समहाउ, ठीक है, एंड वी आर नॉट डिक्लेयरिंग दैट दिस इज आवर पर्सनल रिलेशनशिप विद देम, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है यहाँ पे। ओके, सो वी मस्ट डिक्लेयर दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तब जाके साइंटिफिक रिसर्च क्या होगी, ऑथेंटिक होगी, और जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होगी, एक साउंड कंट्रीब्यूशन होगी। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग रिसर्च पेपर। ये चीज़ें एनोनिमस रहनी चाहिए। चौथी चीज़ है इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन साइंटिफिक रिसर्च इज पार्टिसिपेंट रिलेटेड एथिक्स, ठीक है, दिस इज अप टू अस, ठीक है, ये हमारे लिए है। सो रिसर्च में क्या है, रिसर्च इन्वॉल्व ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्ट्स, ओके, दैट रिक्वायर्स स्पेसिफिक एथिकल प्रोटेक्शन। उनके लिए कुछ कुछ एक स्पेसिफिक एथिकल प्रोटेक्शन चाहिए होती है। ये ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है, बट स्टिल वी विल कंटिन्यू। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। जो भी पार्टिसिपेंट है, ऑल ह्यूमन पार्टिसिपेंट मस्ट वॉलंटरली एग्री टू द पार्टिसिपेट विद फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टडी रिस्क एंड बेनिफिट। उसके क्या रिस्क हैं, क्या बेनिफिट है स्टडी के, उन वॉलंटियर्स को पता होना चाहिए जिनका हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, राइट टू विड्रॉ। राइट टू विड्रॉ क्या है, पार्टिसिपेंट्स क्या है, दे मस्ट बी एबल टू विड्रॉ एट एनी टाइम विदाउट पेनल्टी, ठीक है। कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी रिसर्च में बाय गिविंग हिज डेटा, बाय गिविंग हिज इंफॉर्मेशन, सो ही हैज फुल अथॉरिटी टू विड्रॉ, ठीक है। वो कभी भी पीछे हट सकता है, ठीक है, कभी भी मना कर सकता है कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू माई डेटा, माई इंफॉर्मेशन, दिस इज हिज राइट। तीसरा है एनोनिमाइजेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। एनोनिमाइजेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, मीन्स जो भी पार्टिसिपेंट का डेटा है दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। और अगर कोई डेटा जो है दैट इज आइडेंटिफाइबल, वो क्या है, उसमें एक्सप्लिसिट कंसेंट चाहिए होती है, ठीक है। कई बार क्या है, डेटा पता लग जाता है, इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है स्पेसिफिकली किस आदमी की है, तो वहाँ पे भी हमें एक्सप्लिसिट कंसेंट चाहिए होती है अपने जो भी पार्टिसिपेंट है उनकी। उसके बाद है वल्नरेबल पॉपुलेशन। वल्नरेबल पॉपुलेशन मींस दे मस्ट बी स्पेशली, दे नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। वल्नरेबल में आपके चिल्ड्रंस आते हैं, प्रिजनर्स आते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन आ गई, एंड वो लोग आगे जिनकी कुछ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। ये वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है। वल्नरेबल पॉपुलेशन जनरली हर जगह कॉमन ही है, जैसे बड़े बूढ़े हो गए, ठीक है, बच्चे हो गए छोटे। आजकल तो बच्चों के लिए स्पेशली ये कि हम लोग वीडियो डाल दे रहे हैं बच्चों का, बट होता क्या है एग्जैक्टली, बाहर कंट्रीज में आप किसी भी बच्चे का वीडियो ऐसे नहीं डाल सकते, उसमें ब्लर करना पड़ता है बच्चे का चेहरा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वाई, बिकॉज दे आर वल्नरेबल पॉपुलेशन, ठीक है, उनका डेटा गलत जगह यूज हो सकता है, ओके। तो दिस इज ऑल्सो एन एथिकल प्रैक्टिस, ठीक है। इन लोगों को, वल्नरेबल पॉपुलेशन को बचाना इज एथिकल प्रैक्टिस। लास्ट इज एनिमल रिसर्च एथिक्स, ठीक है। एनिमल रिसर्च एथिक्स में प्रिंसिपल्स हैं दैट इज कॉल्ड 3 R's प्रिंसिपल। 3 R प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? पहला आर है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब ऑल्टरनेटिव जहां अवेलेबल है वहां पे हम उनको अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज ऑल्टरनेटिव्स वेयर पॉसिबल। दूसरा, रिड्यूस। रिड्यूस मीन वी हैव टू मिनिमाइज एनिमल नंबर्स, ठीक है। जो भी हम साइंटिफिक रिसर्च में एनिमल का यूज कर रहे हैं उनका नंबर हमें कोशिश करनी चाहिए उनका नंबर मिनिमाइज हो सके, ठीक है। तीसरा आर जो है दैट इज मिनिमाइजिंग सफरिंग, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च में जनरली होता क्या है, एनिमल्स पे टेस्टिंग होती है, तो वी हैव टू एंश्योर कि उनकी सफरिंग्स जो हैं वो कम से कम हो, ठीक है। ये तो थे आपके ये सब थे आपके अदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका साइंटिफिक प्रोफेशनलिज्म एंड कल्चरल इंटेग्रिटी, ठीक है, या एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। इसमें वही सब चीज़ें हैं जो ऑलरेडी ऊपर डिस्कस हो चुकी है, पहले डिस्कस हो चुकी है, बट स्टिल वी विल कंटिन्यू। क्या है, देर आर व्हाट आर दोज एलिमेंट्स विच आर ऑफ साइंटिफिक प्रोफेशनलिज्म में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं?
सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी मीन्स वी हैव टू प्रेजेंट ट्रूथ विदाउट बायसनेस, एक्नॉलेज ऑल द सोर्सेज, एरर, लिमिटेशन जो भी है. जब भी आप रिसर्च करते हैं, जब भी आप थीसिस लिखेंगे तो हमें लिमिटेशंस भी लिखनी है. ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या थी? हमारी मॉनिटरी लिमिटेशंस हो सकती हैं, डेटा रिलेटेड लिमिटेशंस हो सकती हैं कि हमने सारा डेटा कवर नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था. ठीक है, इसलिए जब भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो तो टॉपिक वेग नहीं होना चाहिए. ठीक है, टॉपिक एक पर्टिकुलर होना चाहिए. ठीक है, जो थीसिस लिखना या पीएचडी रिसर्च करना, दैट इज वी हैव टू पिक अ सिंगल प्रॉब्लम. ओके, वही पॉसिबल है और वही क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी उसी चीज़ की होती है. हमें एक ही प्रॉब्लम को पकड़ना है, उसी प्रॉब्लम को हमने फाइंड आउट करना है, उसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना होता है. ओके, जैसे एक एग्जांपल है कि मान लो मैंने रिसर्च का टॉपिक, रिसर्च का टॉपिक है मेरा कि कंज्यूमर बिहेवियर, या इफ आई से क्या कह सकता हूँ, हाँ, परचेजिंग हैबिट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ये टॉपिक है. परचेजिंग हैबिट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. इंडियन पॉपुलेशन 140 करोड़ लोग हैं. मैं क्या एक एक आदमी का डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ? ये टोटली वेग टॉपिक हो सकता है. ठीक है, ये लिमिटेशन में एक लिमिटेशन है साइंटिफिक रिसर्च की. मैं सभी का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता. अगर इसको टॉपिक को और मैं रिफाइन करूँ, वो कैसे हो सकता है कि परचेजिंग हैबिट ऑफ जेनजी, ठीक है, फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस, यहीं के मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ के लोग. ठीक है, उसमें भी कुछ एक लिमिटेशंस लगा दूंगा मैं. जैसे मुझे सिर्फ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स चाहिए. ठीक है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में भी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग. ठीक है, और मैं अपना डेटा क्या है लिमिट रखना चाहता हूँ 10 कॉलेजेस में. ठीक है, 10 के 10 कॉलेजेस को मैं कवर कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि 3 साल या 5 साल में ये कवर हो सकता है. बट अगर मैं कहूँ कि मुझे फैशन प्रेफरेंस चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया का, तो वो नहीं हो सकता. ठीक है, तो क्या है, ये लिमिटेशन है. इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, हमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बनाए रखनी है. ठीक है, मतलब हमें सारे ट्रूथ विदाउट बायसनेस प्रेजेंट करने हैं, लिमिटेशंस को प्रेजेंट करना है हमें अपनी जो भी थी, कुछ एरर अगर हमने किए हैं उनको प्रेजेंट करना है, जहाँ से भी हमने डेटा उठाया उन सोर्सेज को हमने एक्नॉलेज करना है. दिस इज व्हाट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इज. ठीक है, सेकंड थिंग इज, सेकंड एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोफेशनलिज्म इज एक्सीलेंस. एक्सीलेंस मींस वी हैव टू स्ट्राइव फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी इन थिंकिंग. ठीक है, ओके, हमें हाईएस्ट थिंकिंग क्वालिटी रखनी है अपनी, हाईएस्ट मेथोडोलॉजी रखनी है, हाईएस्ट कम्युनिकेशन रखनी है. ठीक है, वी हैव टू स्ट्राइव फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी इन थिंकिंग, मेथोडोलॉजी एंड आउटपुट एंड कम्युनिकेशन जो भी. ठीक है, बिल्कुल भी कम में वी डोंट नीड टू सेटल, वी डू नॉट हैव टू सेटल. ठीक है, बेस्ट करना है. अपनी रिसर्च है, क्योंकि 5 साल तक जो एज अ वैसे किसी ने मुझसे कहा था जब मैं पीएचडी कर रहा था, ये पीएचडी जो है, ये जो थीसिस है, ये आपके बच्चे की तरह है. ठीक है, तो इसको जितना अच्छे से पालोगे पोसोगे उतना बढ़िया रिजल्ट देगी आगे आगे. ठीक है, तो हमें इसे अपने बच्चे की तरह बढ़िया तरीके से उसको बेस्ट नॉलेज देना है. सॉरी, जैसे हम बच्चे को बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट करना चाहते हैं, वैसे ही वी हैव टू गो फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, सबसे बढ़िया मेथोडोलॉजी. ठीक है, वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस के थ्रू होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग के थ्रू होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोशंस के थ्रू होगा. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोफेशनलिज्म इज कोलेजियलिटी एंड ओपननेस. कोलेजियलिटी एंड ओपननेस मीन्स नॉलेज को फ्रीली शेयर करना है. ठीक है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नॉलेज टोटली फ्री होना चाहिए. ठीक है, हम जर्नल्स ढूंढते हैं गूगल स्कॉलर पे, तो आपको एन नंबर ऑफ जर्नल फ्रीली मिल जाएंगे, लेकिन कई बार आपको क्या करना पड़ सकता है, पेमेंट करनी पड़ सकती है. ठीक है, विच आई डोंट बिलीव इज राइट थिंग. ठीक है, मेरे पास अगर कुछ नॉलेज है, मेरे पास कोई रिसर्च पेपर है, मेरे पास कोई भी चीज़ मुझे आती है, तो इट इज़ माई ड्यूटी. ठीक है, कि मैं सिखाऊं, मैं बताऊं, और मुझे अगर कुछ नहीं आता तो मैं सामने वाले से पूछ भी सकूं, और वो सामने वाला जो है उसकी भी यही थिंकिंग होनी चाहिए कि वो नॉलेज शेयर करे. ठीक है, सो वी मस्ट शेयर नॉलेज फ्रीली एंड वी मस्ट बी विलिंग टू कोलैबोरेट एंड एंगेज कंस्ट्रक्टिवली. ठीक है, हमें कंस्ट्रक्टिवली कोलैबोरेट भी करना है और एंगेज भी करना है, ताकि कुछ नया निकल के आ सके जो कि ऑल ओवर द सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोफेशनलिज्म इज ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है,
जो भी हम काम करने जा रहे हैं, जो भी रिसर्च में हम काम करने जा रहे हैं, उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल भी हों। वी मस्ट ओन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर ओन वर्क। ठीक है, जो भी आउटकम होगा उसकी ही हमें ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, और वी हैव टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट साइंटिफिक जजमेंट। ओके, next element of scientific professionalism is self regulation. Self regulation means we have to monitor and maintain standard with oneself and the broader professional community. एक तो हमें कुछ एक स्टैंडर्ड खुद भी फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ के सारे स्टैंडर्ड्स खुद मेंटेन करने हैं और फॉलो करने हैं। ओके, और साथ में वो चीज़ हमें एक जो ब्रॉडर साइंटिफिक कम्युनिटी है, प्रोफेशनल कम्युनिटी है, उसमें रहकर भी हमें सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी है। ओके, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स थे। उसके बाद आता है आपका, सो दिस इज व्हाट, ये था आपका पूरा यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम कवर करेंगे, थोड़ा ये था आपका पहला टॉपिक। ठीक है, दैट वाज रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड रिसर्च इंटीग्रिटी। ठीक है, लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, स्टॉप रेजूमिंग, लेट मी ओपन द अनदर पीपीटी। ठीक है, दूसरी वाली पीपीटी। सेकेंड पीपीटी जो है वो है रिगार्डिंग साइंटिफिक मिसकंडक्ट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इसमें कवर भी कर दी हैं, बट स्टिल वी हैव टू गो विद द सिलेबस। लेट मी शेयर दिस। Sure, Akhtar Ali, I will share the PPT in group. Okay, I have already shared the PPT. जो भी PPT अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ सब मैंने शेयर की हुई है, तो आगे भी शेयर होती रहेंगी, so don't worry about it. Okay. नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है दैट इज अबाउट साइंटिफिक मिसकंडक्ट। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि साइंटिफिक कंडक्ट क्या होता है। ओके, एथिक्स क्या होते हैं। अभी का टॉपिक है साइंटिफिक मिसकंडक्ट। ये ऑलरेडी हमने देखा भी है क्या क्या है इसमें, 3-4 चीज़ें हैं। FFP जिसको कहते हैं, जनरली वही है। ठीक है, उसके बाद हम 2 टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेगरिज्म टूल जो है या प्लेजरिज्म टूल्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे प्लेजरिज्म चेक किया जा सकता है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज साइंटिफिक मिसकंडक्ट, we will understand what is fabrication, falsification, plagiarism, what are its consequences, and we will see an example. Then we will discuss the plagiarism softwares. एक है टर्निटिन, दूसरा है उरकुंड, या इसका जो करंट नेम है वो है अवर रीजनल। ठीक है, अवर रीजनल। उसके बाद बहुत सारे और भी आपके प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। ओके, सबसे पहले है साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या होता है। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर, यस सर। ओके, Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. नाउ साइंटिफिक मिसकंडक्ट। साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या हुआ इसमें? बेसिकली मींस साइंटिफिक मिसकंडक्ट मींस 3 चीजें: फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म इन व्हाट, इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग, और जो भी हम रिव्यू कर रहे हैं रिसर्च का। ठीक है, या जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब क्या है, दैट इज मिसकंडक्ट। ठीक है, जब भी हम साइंटिफिक रिसर्च को फैब्रिकेट करें, फॉल्सिफाई करें या प्लेजरिज्म की तरफ रिजॉर्ट करें, ठीक है, इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग एंड रिव्यूइंग रिसर्च वर्क, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मिसकंडक्ट। ठीक है, ऑलराइट। बेसिकली साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या है? ये एसेंशियली एक रिसर्च फ्रॉड है। ठीक है,
फ्रॉड मीन्स इंटेंशनली हम मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं डिज़ाइन को, सॉरी, इट इज़ इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंटेशन, डिज़ाइन टू गेन एन अनफेयर और अनलॉफुल एडवांटेज। ठीक है, अनलॉफुली हम क्या कर रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड रिसर्च फ्रॉड। ठीक है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, इट प्रेफर्स द टर्म मिसकंडक्ट ओवर फ्रॉड। क्यों? नॉट बिकॉज एवरी वायलेशन इन्वॉल्व्स अ क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, फ्रॉड मिसकंडक्ट कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी वायलेशन है वो उसमें कोई क्रिमिनल एक्ट होता नहीं है, लेकिन क्या है, इंटरनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हो सकती है इसमें। इसमें कोई लीगल फ्रेमिंग है नहीं कुछ, लेकिन क्या है, ये फ्रॉड ही कह सकते, फ्रॉड कहने के बजाय हम क्या कह सकते हैं, मिसकंडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 जो कार्डिनल सिंस होते हैं इन साइंटिफिक मिसकंडक्ट, they are called FFP, that is fabrication, falsification and plagiarism. ठीक है, any of these 3 action fundamentally undermines the integrity of science. ठीक है, ये इसमें से अगर कुछ भी हो रहा है तो ये साइंटिफिक रिसर्च की इंटेग्रिटी खराब करता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंस्टीट्यूट के लिए, एक लेबोरेटरी के लिए, और जो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी है, या पूरा जो सब्जेक्ट है, या पूरा जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसको खराब करता है ये चीज़ें। ठीक है, अगर तीनों में से कुछ भी है। ठीक है, अब मेन कंडीशंस क्या क्या हैं? मेन कंडीशंस जो है मिसकंडक्ट की, वो ये हैं कि कोई भी अगर एक्ट हम जिसको अगर रिसर्च मिसकंडक्ट कह सकते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें पहला है कि हम वी रिप्रेजेंट अ साइंटिफिक डिपार्चर फ्रॉम एक्सेप्टेड रिसर्च प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ अगर एक्सेप्टेड, जो भी एक्सेप्टेड रिसर्च प्रैक्टिसेस हैं, उससे हटके कुछ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। and it was the other thing is we are committing intentionally, knowingly or recklessly। ठीक है, हमें पता है कि ये गलत है, हम फिर भी वो काम कर रहे हैं, that is also a misconduct। तीसरा है एविडेंस के साथ हम उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कि गलत हुआ है, तो वी कैन प्रूव इट बाई प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस। हम एविडेंस के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि गलत है, तब भी क्या है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिसकंडक्ट। तो ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, साइंटिफिक अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस हैं, इंटेंशनली हम कर रहे हैं, नोइंगली कर रहे हैं, रेकलेसली कर रहे हैं, और एविडेंस के साथ अगर हम बता सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। ठीक है, रिसर्च मिसकंडक्ट में क्या चीज़ नहीं इंक्लूड होती है? उसमें आपका आ गया ऑनेस्ट अगर एरर है कुछ तो। ठीक है, कुछ अगर जेन्युइन डिफरेंसेस हैं, अगर साइंटिफिक साइंटिफिक ओपिनियंस में जेन्युइन डिफरेंस हो सकते हैं, तो उसको मिसकंडक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर कुछ ऑनेस्ट एरर आपने किया हुआ, उसको मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब कहाँ कहाँ हो सकता है मिसकंडक्ट, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, किसी भी रिसर्च के लाइफ साइकिल में हो सकता है वो, जैसे प्लानिंग हम कर रहे हैं, हमने क्या किया, हाइपोथेसिस को फैब्रिकेट कर दिया। ठीक है, डेटा कलेक्शन के टाइम, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं डेटा। ठीक है, विदाउट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉल्सिफाई कर रहे हैं उनको। एनालिसिस के टाइम हम कर रहे हैं मिसकंडक्ट, यानी कि क्या कर रहे हैं, चेरी पिकिंग कर रहे हैं या रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, रिव्यू के टाइम कर रहे हैं, ओके, दैट इज फॉल्सिफाइंग पेयर रिव्यू रिपोर्ट्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। पब्लिकेशन के टाइम कर रहे हैं, यानी कि टेक्स्ट को प्लेजराइज कर रहे हैं, डुप्लीकेट सबमिशन कर रहे हैं, इमेजेस को मैनिपुलेट करना, एंड देन इन द स्टेज ऑफ डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन मीन्स इंफॉर्मेशन जब हम बांट रहे हैं, पेपर पब्लिकेशन हो गया, यानी कि वी आर मिस रिप्रेजेंटिंग रिजल्ट। ओके, जो भी मीडिया, प्रिंट मीडिया, ठीक है, वहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहली चीज़ है हमारी फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन मीन्स इट इज क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड, रिपोर्टिंग ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट दैट नेवर एक्चुअली ऑकर। ठीक है, जो चीज़ एक्चुअल में हुई नहीं, हम वो चीज़ क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बेसिकली टर्म क्या है, ड्राई लैबिंग हो सकता है इसके जो टर्म है, यानी कि कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन पेपर विदाउट डूइंग देम इन रियलिटी, उसको बोलते हैं ड्राई लैबिंग। ठीक है, मीन्स मेकिंग अप डेटा और रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग दैम। ठीक है, अब फैब्रिकेशन के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं?
एक तो डेटा इन्वेंट कर रहे हैं, इन्वेंटिंग रॉ डेटा, पार्टिसिपेंट को फैब्रिकेट कर रहे हैं, मींस क्रिएटिंग फेक सर्वे रिस्पोंडेंट ऑन, या फिर हम क्लिनिकल ट्रायल पेशेंट जो है उनको क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। इन्वेंटिंग साइटेशंस मींस हम ऐसे पेपर हम साइट कर रहे हैं जो एग्जैक्टली एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, और एंड दे डोंट से व्हाट दे क्लेम। ओके, नेक्स्ट है फैब्रिकेटिंग पीयर रिव्यू, ऑलरेडी बता दिया आपको कि हम जो रिव्यूअर्स हैं फेक रिव्यूअर्स लिख देंगे, एंड देन फॉल्स क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये मींस फैब्रिकेटिंग ऑथर एफिलिएशन और क्वालिफिकेशन, ठीक है, कोई ऑथर है उसकी क्वालिफिकेशन गलत लिख देंगे। वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं फैब्रिकेशन के? वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं, मींस जो डेटा जब आपका बहुत क्लीन आपको दिखे, ठीक है, रिजल्ट दैट अपीयर टू क्लीन, दे आर इम्प्लॉजिबली परफेक्ट स्टैटिस्टिकल फिट, वहां पे हो सकता है कि हाँ प्लेजरिज्म हो, जहां बिल्कुल चीजें साफ दिख रही हैं, मींस कहीं कहीं ना कहीं लीप ऑफ होती हुई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेशन, ठीक है। आपको क्लियरली अगर रॉ डाटा है आपके पास और वो आपने फैब्रिकेट किया हुआ है, तो मींस पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स एकदम परफेक्ट आएंगे। ऑलराइट, ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज द साइन ऑफ फैब्रिकेशन। देन अनयूजुअली लार्ज सैंपल साइज कलेक्टेड इन एन अनरियलिस्टिकली शॉर्ट टाइम, बहुत बड़ा डेटा है और आपने एक हफ्ते के अंदर डेटा कलेक्ट कर लिया, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन ऑफ फैब्रिकेशन, ठीक है। उसके बाद लैब नोट्स नोटबुक है, ठीक है, उसमें कोई करेक्शन नहीं की है, कुछ एरर्स नहीं आपको दिखे, कोई कोई क्रॉस्ड एंट्री आपको दिखी नहीं, ठीक है। लैब नोट्स में, लैब नोट्स भी लगते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में होता है, सॉरी, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वहाँ पे होता है, ठीक है। फिर आपने डेटा दैट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड बाय अदर फॉलोइंग द सेम प्रोटोकॉल, ठीक है, अगर सेम डेटा हमें रिप्रोड्यूस करना हो सेम प्रोटोकॉल फॉलो करके, तो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तब भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन ऑफ फैब्रिकेशन। उसके बाद क्या है, इम्प्लॉजिबल प्रिसीजन इन रिपोर्टिंग मेजरमेंट, ठीक है, प्रिसाइजली आपने बहुत प्रिसीजन के साथ काम किया हुआ है, ठीक है, जब भी आप मेजरमेंट या जो भी चीज़ें आप रिपोर्ट कर रहे हो वहाँ पे आपने बहुत प्रिसीजन से काम किया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शोइंग नियर जीरो वेरिएंस अक्रॉस सपोजली रैंडम सैंपल, ठीक है, मींस कोई वेरिएंस नहीं आ रहा है आपके डेटा में, ठीक है, जब भी आप सैम्पलिंग कर रहे हो, ओके, तब भी हम कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन ऑफ फैब्रिकेशन, मीन्स कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ लग रही है, ठीक है, चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं, डेटा आपका एकदम क्लीन दिख रहा है, आपको बहुत बड़ा सैंपल आपने हफ्ते भर में कलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपके पास लैब नोटबुक्स है, उसमें कोई करेक्शन नहीं है, कोई एरर नहीं दिख रहा आपको, कोई एंट्रीज आपने क्रॉस आउट नहीं की है, ठीक है, आपका डेटा जो अगर मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूँ तो मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, प्रिसाइजली हम मेजरमेंट दे रहे हैं, दिस इज व्हाट, दीज आर द वार्निंग साइन ऑफ फैब्रिकेशन, ठीक है। फिर दूसरी चीज, फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन मींस इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग एक्चुअल रिसर्च डेटा, ठीक है, डेटा को हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल रिसर्च डेटा जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, फैब्रिकेशन में क्या है, हम डेटा इन्वेंट कर देते थे, हम घर से बाहर ही नहीं निकले, घर पे बैठ के हमने क्या किया, डेटा में इन्वेंट कर दिया। फॉल्सिफिकेशन में क्या है, हम बाहर गए, डेटा हम लेके आए, अब क्या कर रहे हैं, हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये रिजल्ट्स होने चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, डेटा को फैब्रिकेट कर रहा हूँ, दैट इज सॉरी फॉल्सिफाई कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग एक्चुअल रिसर्च डेटा, मटेरियल्स, इक्विपमेंट और प्रोसेसेस, so that what is reported does not accurately represent what actually happened, ठीक है, जो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली हुआ नहीं है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉल्सिफिकेशन, ओके। अगर डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ इसकी, तो इट सेज कि मैनिपुलेटिंग रिसर्च मटेरियल, इक्विपमेंट और प्रोसेसेस, और चेंजिंग और ओमिटिंग डेटा और रिजल्ट सच दैट द रिसर्च इज नॉट एक्यूरेटली प्रेजेंटेड इन द रिसर्च रिकॉर्ड, ठीक है। मेन फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन थोड़ा थोड़ा यू नो लग रहा होगा कि आसपास है, इनके मेन जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है, फैब्रिकेशन में कहाँ से स्टार्टिंग होता है,
इसमें एग्जैक्टली रियल डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि फॉल्सिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके पास रियल डेटा है, उसको आप क्या करोगे, मैनिपुलेट करोगे। फैब्रिकेशन में क्या एक्शन लेते हैं हम लोग, वी इन्वेंट डेटा फ्रॉम स्क्रैचेस, ठीक है, हम स्क्रैच से डेटा क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं। जबकि फॉल्सिफिकेशन में क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, उसको मैनिपुलेट करेंगे। फैब्रिकेशन का एग्जांपल आपको बताया था मैंने, ड्राई लैपिंग, और फॉल्सिफिकेशन का एग्जांपल है कि हम क्या कर रहे हैं, आउटलायर्स को रिमूव कर रहे हैं ताकि हम सिग्निफिकेंस लेवल हमारा इंप्रूव हो, ठीक है। अब फॉर्म्स क्या क्या है फॉल्सिफिकेशन की, फॉल्सिफिकेशन की यहाँ पे टोटल दिए हुए हैं आपके पास 6, 4-5 दिए हुए हैं फॉर्म्स, 4-5 नहीं है, हाँ ठीक है, जो भी है यहाँ पे आपको दिए हैं 3-4-6 दी हुई है, ठीक है। विल गो वन बाय वन। सबसे पहला है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन में क्या है, वी आर सेलेक्टिवली ओमिटिंग आउटलायर्स और इनकन्वीनियंट डेटा पॉइंट विदाउट साइंटिफिक जस्टिफिकेशन। विदाउट एनी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन हम क्या कर रहे हैं, आउटलायर्स को रिमूव कर रहे हैं, इनकन्वीनियंट डेटा को रिमूव कर रहे हैं। चेरी पिकिंग भी फॉल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वी आर चेरी पिकिंग ओनली द ट्रायल्स दैट सपोर्टेड द हाइपोथेसिस, ठीक है। हमारी हाइपोथेसिस हमने ऑलरेडी फॉर्म की थी, उसको सपोर्ट करने वाले डेटा को हम क्या कर रहे हैं, उसी को पिक कर रहे हैं, उसी ट्रायल को पिक कर रहे हैं, ठीक है। और क्या आता है इसमें डेटा मैनिपुलेशन में, पी हैकिंग, ये ऑलरेडी बता दिया हमने, ठीक है। फिर आता है इमेज मैनिपुलेशन। इमेज मैनिपुलेशन में क्या होता है, हम ब्राइटनेस या कंट्रास्ट को, माइक्रोस्कोपी इमेजेस को, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेबल लेवल से बियॉन्ड हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, इमेजेस वगैरह दिखानी होती है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनका कंट्रास्ट चेंज कर रहे हैं, ब्राइटनेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ कैसे हो सकती है, स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग या स्प्लाइसिंग क्या हुआ, मीन्स स्प्लाइसिंग क्या कर रहे हैं हम, पार्ट ऑफ डिफरेंट जेल्स इनटू ए सिंगल इमेज, ठीक है। एक सिंगल इमेज में क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके दिखा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इमेज मैनिपुलेशन। और क्या हो सकता है, वी आर रिमूविंग और एडिंग फीचर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज। ये बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि लेबोरेटरीज वगैरह में होती है। हमारी जो स्टडीज़ होती हैं कॉमर्स की, मैनेजमेंट की, वो बिहेवियरल स्टडीज़ होती है मोस्टली, ठीक है। इमेज मैनिपुलेशन में क्या आएगा, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं उसमें फीचर ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी आ गई, ठीक है, इमेज मैनिपुलेशन में। तीसरा है प्रोसेस और इक्विपमेंट मैनिपुलेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनको कैलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें डिजायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड डिजायर्ड रीडिंग्स हमें मिले, ठीक है। हमने सिंपल अगर है टेम्परेचर ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो डिजिटल थर्मोमीटर है उसको मैनिपुलेट कर दिया हमने, ठीक है। टेम्परेचर बाहर 10 डिग्री है, उसमें हम क्या दिखा रहे हैं, 10 डिग्री दिखा रहे हैं, सॉरी 5 डिग्री दिखा रहे हैं या 0 डिग्री दिखा रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेट मिस कैलिब्रेशन इन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, वी आर ऑल्टरिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसकी कंडीशंस को ऑल्टर कर रहे हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होती हैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए उसके लिए, वो अकॉर्डिंगली हम रिपोर्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग। तीसरा, वी आर सेलेक्टिवली रिपोर्टिंग ऑफ कंडीशंस दैट वर्क एंड इग्नोर दैट दोज दैट डोंट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन कंडीशंस को जो हमारे लिए काम कर रही हैं, जो हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, जो हम चाहते हैं हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, और हम उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस और इक्विपमेंट मैनिपुलेशन। या तो हम प्रोसेस को मैनिपुलेट करेंगे या इक्विपमेंट्स को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओमिशन फॉल्सिफिकेशन। ओमिशन फॉल्सिफिकेशन क्या है, हम पॉजिटिव रिजल्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव फाइंडिंग्स कुछ हैं उसको हटा रहे हैं, सरपास कर रहे हैं। और क्या आता है इसमें, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी अगर आउटकम है कुछ, उसकी सिलेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड ओमिशन फॉल्सिफिकेशन, मीन्स वी आर कंप्लीटली इग्नोरिंग द रियल फैक्ट्स, ठीक है। तो ये सब थे आपके फॉल्सिफिकेशन, ओके, यही सब इसमें कवर हो गए सब। नेक्स्ट इज
प्लेजरिज्म और प्लैगियरिज्म, ठीक है। प्लेजरिज्म या प्लैगियरिज्म इज व्हाट इट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर्स पर्सन आइडिया, ठीक है, प्रोसेस, रिजल्ट और वर्ड विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट, ठीक है। उसका काम उठा लिया हमने इंसान का, उसका आइडिया उठा लिया किसी इंसान का, उसके प्रोसेसेस, रिजल्ट्स या वर्ड्स उठा लिए, लेकिन उसको क्या है, क्रेडिट नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। इट इज व्हाट इट इज एन एक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, इसको हम एक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल थेफ्ट भी कह सकते हैं, विच इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी, ठीक है। ये इट इज अ वायलेशन, ठीक है। साइंटिफिक कंडक्ट जो है उसका वायलेशन है, साइंटिफिक रिसर्च का वायलेशन है, इवन दो इट डज नॉट इंट्रोड्यूस फॉल्स डेटा इनटू द रिसर्च रिकॉर्ड, ठीक है। अगर भले ही इसने कोई फॉल्स डेटा नहीं इंट्रोड्यूस किया, लेकिन क्या है, सीरियस वायलेशन है एकेडमिक इंटेग्रिटी की, ठीक है। इसको इंटेलेक्चुअल थेफ्ट कह सकते हैं, ठीक है। किसी और ने कुछ आइडिया कहा, किसी और ने कोई बात कही है, मैं उसको उठा के अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हाँ ये मैंने कहा है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, ठीक है। आई हैव टू गिव ड्यू क्रेडिट, ओके। नेक्स्ट, व्हाई इट मैटर्स, क्यों मैटर करता है ये प्लेजरिज्म। देखो, साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है वो डिपेंड करती है प्रॉपरली क्रेडिटिंग। आप जो भी रिसर्च पेपर लिखेंगे ना, उसमें आपकी सारी बातें खुद की नहीं होगी, ठीक है। आप नहीं लिख सकते इतना कुछ, आपको कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं बहुत जगह से आपको रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे, और आप रेफरेंस अगर ले रहे हो, उठा के लिख रहे हो किसी की बात, आपको उसका क्रेडिट जरूर देना है, ठीक है। होता क्या है, नॉलेज और एडिशन होगा तो आप तभी आप नया नॉलेज प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। मैं नया मैथ का फॉर्मूला इन्वेंट नहीं कर सकता जब तक मुझे 1 2 3 या मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं आती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, उनसे लेके, नॉलेज लेके मैं आगे कुछ नया प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मुझे क्या है, मुझे पुराने लोगों को क्रेडिट देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए, ठीक है। तो साइंटिफिक प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्ली क्रेडिटिंग द इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स, ठीक है। वी मस्ट गिव प्रॉपर क्रेडिट टू अदर्स एज वेल। प्लेजरिज्म क्या करता है, इस चेन को ब्रेक करता है, इट ब्रेक्स द चेन ऑफ एट्रीब्यूशन दैट अलाउ साइंस टू बिल्ड ऑन इटसेल्फ, ठीक है। इस चीज को क्या करता है, ये तोड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, अब प्लेजरिज्म के टाइप्स क्या क्या है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। प्लेजरिज्म के जनरली 6 टाइप्स हैं, ठीक है। ये डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास में भी, बट मैं थोड़ा सा कवर करूंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। जस्ट क्विक क्विक बताऊंगा। सबसे पहला टाइप ऑफ प्लेजरिज्म है डायरेक्ट या वर्बेटिम प्लेजरिज्म, ठीक है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड हम टेक्स्ट क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, उसको कोटेशन मार्क्स या साइटेशन कुछ नहीं दे रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा ऑब्वियस क्या है, फॉर्म है प्लेजरिज्म की। दूसरा है मोज़ेक, मोज़ेक या पैचवर्क, पैचवर्क प्लेजरिज्म। हम क्या कर रहे हैं, फ्रेजेस जो हैं अलग अलग सोर्सेज से लेके आ रहे हैं, उसको स्टिच कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, विदाउट एनी क्रेडिट। ये क्या है, हम क्या, इसमें क्या होता है, वर्ड्स चेंज करेंगे, लेकिन क्या है, इसमें हम एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ओरिजिनलिटी का, ठीक है। वी आर नॉट गिविंग एन ओरिजिनल थिंग, हम क्या कर रहे हैं, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेजरिज्म, विच इज मोज़ेक और पैचवर्क। तीसरा है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म क्या है, वी आर रीस्टेटिंग समवन एल्स आइडिया और आर्गुमेंट इन आवर ओन वर्ड, ठीक है। मैं अपने वर्ड्स में क्या कर रहा हूँ, किसी और की कही बात को कह रहा हूँ, लेकिन क्या है, उसको प्रॉपर क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ। मुझे अगर भले ही मैं किसी और की बात को कह रहा हूँ अपने शब्दों में, लोग मुझे फिर भी एट्रीब्यूशन देना है, ठीक है। इवन अ कंप्लीट रीराइट रिक्वायर अ साइटेशन, कंप्लीटली अगर रीराइट कर रहा हूँ कुछ चीज़, तो उसमें भी साइटेशन की ज़रूरत होती है, करना ही है। चौथा, सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म मीन्स डुप्लीकेट पब्लिकेशन। अब मैं अपना ही काम, क्या प्रीवियसली किया हुआ काम क्या कर रहा हूँ, दोबारा से रीयूज कर रहा हूँ। भले ही मैं अपना काम दोबारा से रीयूज कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को ही क्या करना है, क्रेडिट देना है, ठीक है, साइटेशन देनी है, ओके, या उसको डिस्क्लोजर भी करना है, ठीक है। उसमें हम टेक्स्ट हो सकता है, डेटा हो सकता है, आइडिया हो सकता है, वो दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, उसमें भी क्या हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ओके। पांचवा है आइडिया प्लेजरिज्म या इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, ठीक है। आइडिया प्लेजरिज्म क्या होता है, आइडिया प्लेजरिज्म बेसिकली किसी और का कंसेप्ट चुरा लेना, थ्योरी चुरा लेना, या हाइपोथेसिस चुरा लेना, रिसर्च डिजाइन चुरा लेना, ठीक है, विदाउट गिविंग क्रेडिट। बात सारी क्रेडिट की है, ठीक है। चुरा हम रहे हैं और हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तब चोरी मानी जाएगी। क्रेडिट दे रहे हैं, दैट इज नॉट चोरी, ठीक है। क्रेडिट दे रहे हैं और किसी और की बात लिख रहे हैं, दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल, ठीक है। फिर हाँ, इसमें आइडिया प्लेजरिज्म में क्या है, आइडिया चुरा रहे हैं, आइडिया चुरा के क्या कर रहे हैं, बाकी काम मैं खुद कर रहा हूँ,
ठीक है, रिसर्च में टोटली खुद ही कर रहा हूँ, सेल्फ रिसर्च है, लेकिन स्टिल आइडिया तो कहीं ना कहीं से जुड़ा है, कंसेप्ट तो कहीं ना कहीं से जुड़ा है, वहाँ पे भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, घोस्ट राइटिंग ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने। वी हैव टू यू नो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सबमिटिंग वर्क रिटन एंटायरली बाय समवन एल्स, ठीक है। एंड ये जनरली एआई टूल्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सीडेंटल अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म। एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म ये अलग टाइप का है, ठीक है। घोस्ट राइटिंग हो गया। नेक्स्ट है ये बेसिकली क्या है, एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म में क्या होता है, हम साइटेशन नहीं लिखना भूल गए, पैराफ्रेजिंग हमने प्रॉपरली नहीं की, ठीक है, इट इज स्टिल अ वायलेशन, ठीक है, प्लेजरिज्म ही है। बट ये क्या है, यूजुअली ये हम क्या कर सकते हैं, ये इसको डील करने का तरीका अलग है, ठीक है। एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म, इसको डील करने का तरीका अलग है, बाकियों के लिए बाकी टोटली गलत है। गलत ये भी है, लेकिन क्या है, ये इंटेंशनल प्लेजरिज्म जो होता है उसको डील करने का तरीका अलग है, अनइंटेंशनल को डील करने का अलग तरीका है, उसको ठीक किया जा सकता है। ओके, नाउ प्लेजरिज्म थ्रेशहोल्ड क्या है, सॉफ्टवेयर जाएंगे हमारे, कोई बात नहीं। थ्रेशहोल्ड जो है प्लेजरिज्म का, मीन्स कितना एक्सेप्टेबल होता है, कितना आप कर सकते हो। मोस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जर्नल्स हैं, वहाँ पे जो एक्सेप्टेबल सिमिलैरिटी स्कोर है वो लेस देन 15 to 20% होता है, दिस इज एक्सेप्टेबल, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम ही रखें, ठीक है, प्लेजरिज्म। जनरली होता क्या है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो डिटेक्ट कर कैसे करते हैं प्लेजरिज्म, वो वर्ड बाय वर्ड देखते हैं, ठीक है। अगर आपने कोटेशन कर दी है, क्रेडिट दिया हुआ है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, भले ही आपने वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हो, बट क्या है, आपने क्रेडिट दिया हुआ है। दूसरा, कुछ एक वर्ड वो होती है, मीन्स एक साथ 5 वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स हैं, तो उस चीज़ को भी प्लेजरिज्म में काउंट कर लेता है वो, ठीक है। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है साइंटिफिक मिसकंडक्ट के, अलग अलग मिस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अलग अलग लेवल पे, इंडिविजुअल्स के लिए अलग है, इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग है, और साइंस और सोसाइटी के लिए अलग है, ठीक है। इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, आपका पेपर रिट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, या आपको आपका परमानेंटली आपको बैन किया जा सकता है पब्लिकेशन से, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कुछ रिसर्च फंडिंग मिल रही है और आपने प्लेजरिज्म किया है, तो आपकी जो फंडिंग है वो बंद हो सकती है, और पॉसिबली क्या है, जो आपने पैसा यूज़ किया हुआ है उस पर भी पेनल्टी लग सकती है, वो आपको सूद समेत वापस करना पड़ सकता है विद इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा, अगर इंडिविजुअल हो आप, हो सकता है आपकी एम्प्लॉयमेंट जो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। और हो सकता है आपको इन फ्यूचर भी, अगर और कोई आपने कहीं और, मान लो यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया और कहीं आप जॉब लेने जाओगे, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है जॉब लेने में, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस हो सकती हैं एक्सट्रीम केसेस में, ठीक है। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि जेल भी हुई है, ठीक है। फिर और अल्टीमेटली पर्सनल रेपुटेशन बहुत खराब होती है, ठीक है। रेपुटेशनल डैमेज बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो सबसे ज़्यादा प्यारी इंसान को इज्जत होती है, तो उस चीज़ पे कोई दाग ना लगे, तो वी हैव टू अवॉइड साइंटिफिक मिसकंडक्ट, ओके। इंस्टीट्यूट्स के लिए कैसे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं साइंटिफिक मिसकंडक्ट के, दे कैन लॉस दे कैन लूज देयर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी एंड रैंकिंग खराब हो सकती है इंस्टीट्यूट की, आगे फिर एडमिशन्स नहीं होंगे, कोई पीएचडी में एडमिशन नहीं लेगा, पीएचडी क्या बाकी किसी उसमें नहीं ले सकता है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। जैसे रिसेंटली हमने पढ़ा क्या, न्यूज़ देखी थी गलगोटियाज की, ठीक है, यू ऑल नो दैट, क्या एपिसोड हुआ था उनका, ऑलराइट। तो क्रेडिबिलिटी खराब होती है अगर मिसकंडक्ट हो रहा है, साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो रहा है, तो वो भी सारा वही खेल था, ठीक है। वो कह रहे हैं हमने डेवलप किया हुआ है वो, जबकि वो
ड्रोन जो था, जो रोबोटिक डॉग था, वो चाइना से मंगवाया था उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती हैं, और अगर इंस्टीट्यूट को कोई ग्रांट मिल रही है तो उसकी रीपेमेंट उन्हें करनी पड़ सकती है। रेपुटेशन जो है उनके फ्यूचर फंडिंग को और पार्टनरशिप को डैमेज कर सकती है। ठीक है। और ये चीज़ें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। अगर साइंटिफिक मिसकंडक्ट हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन होगी, और ये चीज़ें कॉस्टली पड़ती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है। और अल्टीमेटली क्या है, आगे कहीं अगर फिर से रिसर्च स्टार्ट हुई तो उसमें क्या हो सकता है, स्क्रूटनी क्या है, इंक्रीज हो सकती है, रिसर्च प्रोसेस की स्क्रूटनी बढ़ सकती है। ठीक है। लास्ट थिंग, 1 मिनट होगा, साइंस और सोसाइटी के लिए यू नो कैसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं साइंटिफिक मिसकंडक्ट के। आपका जो रिसर्च रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। आपके जो पेटेंट हैं वो हार्म हो सकते हैं, आपके फॉल्स मेडिकल रिसर्च के फॉल्स मेडिकल रिसर्च अगर कंडक्ट कर रहे हो आप, तो सोसाइटी को एट बिगर बहुत नुकसान हो सकता है। ओके। पब्लिक का जो ट्रस्ट है साइंस से वो इरोड हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर सोसाइटी के लिए साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे, या जो भी रिसर्च है उसके बेसिस पे पॉलिसीज बनती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, तो पॉलिसी डिसीजंस क्या हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मिसकंडक्ट किया है, किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट किया है, उसके बेसिस पे बनी हुई पॉलिसी क्या है वो भी गलत हो सकती है। ओके। और अल्टीमेटली क्या है, टाइम और मनी जो आप स्पेंड कर रहे हो लैब्स पे, ठीक है, अ, वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। ठीक है। ओके। आप गलत इनवैलिड फाइंडिंग्स पे आप क्या कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती, रिसोर्सेज जो खर्च हो रहे हैं वो वापस नहीं आ सकते। ऑलराइट। तो ये थे आपके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट, इंडिविजुअल के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, सोसाइटी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। ठीक है, साइड बाय साइड पढ़ेंगे। ओके। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। नोट्स वगैरह और ये पीपीटी सब कुछ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एनी क्वेश्चन? Yes, I have a question. यस प्लीज। If we are involving some poor population by giving them some financial aid, it will be included in a misconduct. वो हमें ना, वी हैव टू डिस्क्लोज दैट ये हमने उनको मॉनेटरी बेनिफिट दिया था। ठीक है। Okay. हम उनसे डेटा ले लेंगे, बट हमें उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करेंगे। वी हैव टू Oh, डिस्क्लोज थिंग। ठीक है। thank you. एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चन? I believe there is no question. We can conclude the lecture here. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks. Thank you, everyone. આવી જાઓ.